हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है लहू के प्यासे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत की विशाल पूर्वी सीमा पर फैले रेगिस्तान कच्छ से लगा हुआ शहर सलमेर रात के अंधेरे में हमारी सीमाओं के पार से हथियारों से हीरोइन तक इसी शहर के जरिए चोरी छिपे हमारे देश में पहुंचाई जाती थी। लेकिन अक्सर ऐसे तस्करों की मुठभेड़ सीमा सुरक्षा बल के जवानों से हो जाती थी। जीप और तेज चलाओ राम सिंह, वरना यह तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फिर भाग निकलेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब, रेत पर जीप को इससे ज्यादा तेज नहीं चलाया जा सकता। डैम इट, हम जीप से घोड़ों का पीछा नहीं कर सकते रेत पर सर। नहीं सर, तो फिर हमें गोलियां चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं इस अभियान पर खुद इसलिए नहीं आया था कि तस्करों को अपनी आंखों के सामने से भागता देखूं। गोली चलाओ। जीता, वह हमारी रेंज में आ गया है। ही। हमको इसी मौके का इंतजार था। रिमोट कंट्रोल के बटन पर एक उंगली दबी और जीप के ठीक नीचे जमीन फट पड़ी। भड़ाम। कमिश्नर साहब घायल होकर रेत पर आ गिरे, लेकिन घायल अवस्था में भी उनका पिस्तौल वाला हाथ उठा और 2 गोलियां दागे निशाना अचूक था। पल भर में 2 और लाशें रेतीली जमीन पर गिरी। देखते देखते घोड़ों की टापों और जीप के इंजन की आवाज से गूंज रहे रेगिस्तान में मरघट की सी खामोशी छा गई। सिर्फ एक आवाज इस खामोशी को तोड़ रही थी, कमिश्नर साहब की कराहने की आवाज। लेकिन सलमेर के पास घटे इस हादसे का असर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित राजनगर में होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। रजनी, जल्दी से मेरा सूटकेस पैक करो। मुझे 3 घंटे में सलमेर की फ्लाइट पकड़नी है। सलमेर यानी राजस्थान? पर ऐसी क्या आफत आ गई? अभी गृह मंत्रालय से स्पेशल मैसेंजर आया है। मुझे तुरंत वहां जाकर पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेना है। ध्रुव भैया के वापस आने तक भी आप नहीं रुक सकते पापा? नहीं बेटे, और फिर ध्रुव मपाल से न जाने कब वापस आएगा। मेरे और ध्रुव के पीछे में मम्मी का ख्याल रखना श्वेता, विदाउट फेल पापा। बेस्ट ऑफ लक पापा, अपना ख्याल रखिएगा जी। तुम फिक्र मत करो। बाय श्वेता। इस वक्त श्वेता और रजनी में से कोई भी यह नहीं जानता था कि वे आईजी राजन को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, और उनको यह आवाज 3 दिन बाद तक भी नहीं हुआ। और तब मम्मी, भैया आ गया। ओह, कैसा है मेरा बेटा? 3 दिनों में ही दुबला हो गया तू तो। क्यों झूठ बोलती हो मम्मी? भैया तो खा खाकर बरगद जैसा फूल गया है। तो तू कौन सी मेरे जाने से सूख कर कांटा हो गई है? कांटा हो मेरे दुश्मन। 3 दिनों तक तुम्हारा खाना भी मम्मी मुझे ही खिलाती थी ना। अच्छा, अब दिखाओ मेरे लिए क्या लाए हो मपाल से। जल्दी दिखाओ, जल्दी। अरे उसको जरा आराम तो कर लेने दे, तू जो भूत की तरह उसके पीछे पड़ गई है। मैं 1 मिनट आया मम्मी। पीटर का चेहरा देखकर ध्रुव तुरंत समझ गया कि मामला गड़बड़ है। वेलकम होम कैप्टन। क्या बात है पीटर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज सुबह ही सीबीआई का सलमेर से एक मैसेंजर कमांडो हेडक्वार्टर में आया है। कमिश्नर राजन लापता है। पापा लापता है? सलमेर से? लेकिन वे सलमेर ही क्यों गए? सलमेर में तस्करों का आतंक बहुत बढ़ गया है। 5 दिन पहले उनसे एक मुठभेड़ में वहां के पुलिस कमिश्नर बुरी तरह जख्मी हो गए। तस्करों के डर से और कोई और उस इलाके का चार्ज नहीं ले रहा था, तो आईजी सर ने यह बीड़ा उठाने का फैसला कर लिया। इसलिए वे सलमेर गए थे और कल रात के रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। मम्मी, पापा सलमेर गए हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा अभी। जाना क्यों है? उनसे बात कर ले। अब थोड़े दिन मेरे पास भी रहेगा या नहीं? मैं उनके लिए मपाल से स्पेशल सिगार लाया हूं मम्मी। वे सब खराब हो जाएंगे। तो फिर जाओ, सबको पापा का ही ख्याल है। मम्मी की तो कोई पूछता ही नहीं। पूछता क्यों नहीं पापा? पूछता क्यों नहीं पापा? सबसे पहले तुमको ही पूछते हैं। चल हट शैतान। अच्छा जा, पर जाना और लौटती फ्लाइट से वापस आ जाना। पापा के पास जा रहे हो ना भैया? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तू क्यों? क्या करेगी वहां पर? क्या करूंगी? अरे वही जो तुम करोगे। पापा से मिलूंगी और बातें करूंगी, और वो भी बिना हकलाए।
हे भगवान, अब इस मुसीबत को कैसे टालूं। हाँ हाँ, तू घर पर बैठे वीर होती होगी, बैठे बैठे बोर होती होगी। तू ऐसा कर, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक प्रोग्राम बना ले। पिकनिक प्रोग्राम खंडाला का? अरे जहन्नुम का बना लेना, लेकिन मम्मी तक तो अकेली रहेगी क्या? अपनी कमांडो फोर्स से पहरा देने को कह जाना। ठीक है, तुम दोनों जाओ। श्वेता भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, मुझे तो वैसे भी अकेले रहने की आदत पड़ गई है। थैंक यू मम्मी, निकालो 1000 रुपये। सॉरी मम्मी, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और अगले दिन सुबह जब ध्रुव सलमेर के एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसकी हर हरकत पर एक तेज निगाहें उड़ गड़ी थी। टैक्सी देखा माधो, मैं कहता था ना कि नए कमिश्नर पर हाथ मत डाल, क्योंकि उसके बेटे का नाम सुपर कमांडो ध्रुव है। ये मैं भी जानता हूं, और महाराज भी। अरे इसी बला को वश में लाने के लिए महाराज ने अब तक कमिश्नर को जिंदा रखा है। तू उतना ही कर जितना तुझसे कहा गया है। चल, वह जा रहा है। ध्रुव इस बात से बेखबर था और उसका पीछा शुरू हो गया था। महाराज, XO0 हियर, शेर पंजरे में आ चुका है। बस इस वक्त वह सवाई रोड पर दक्षिण की तरफ जा रहा है, शायद लोमड़ियों की मांद में। लोमड़ियों की मांद यानी पुलिस हेडक्वार्टर। मैसेज मिल गया, पीछा जारी रखो। ट्रांसमीटर पर एक दूसरा बटन दबा। दूसरे छोर पर मैसेज लेने वाला तैयार बैठा था। तुम्हारा शिकार इस शहर में आ चुका है कैकेट। मुझे पुलिस को उतनी फिक्र नहीं जितनी इस छोकरे की है। आप इसकी चिंता सेवक पर छोड़ दें महाराज। कैकेट्स पिछले 72 मिशनों में कभी नाकामयाब नहीं रहा। दूसरी तरफ, आप पुलिस हेडक्वार्टर क्यों जा रहे हो साहब? आप पुलिस वाले तो लगते नहीं। अपने काम से मतलब रखो ड्राइवर, और नजरें सड़क पर रखो, वरना एक्सीडेंट। ध्रुव की जवान पर मानो सरस्वती विराजमान रही थी। धड़ाक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि टैक्सी देखकर चलाओ। कौन है यह? अरे छोड़िए साहब, ये तो भीकामल है। न जाने कितने सालों से भीख मांग रहा है। रोज किसी न किसी गाड़ी से टकराता रहता है, पर मरा आज तक नहीं। शट अप। अपनी गलती को इस बेचारे के सिर पर क्यों मढ़ रहे हो? आप ठीक तो है ना बाबा? सहानुभूति के 2 बोल सुनते ही बूढ़े भिखारी की आंखें डबडबा आईं। रहने दो बेटा, ऐसी चोटें और गोलियां खाना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं भी कभी 200 भिखारियों को दान देता था। बहुत पैसा था मेरे पास, लेकिन जब से मेरा इकलौता बेटा नशे की लत में पड़कर अपनी जान गंवा बैठा, तब से मेरा कारोबार की तरफ से ध्यान हट गया। मेरा कारोबार धीरे धीरे चौपट होने लगा और आखिरकार नौबत भीख मांगने तक की आ गई। पर तुम जाओ बेटा, मेरे पीछे तुम अपना समय क्यों नष्ट करते हो? साहब को तो सामने ही जाना है बुड्ढे। तू हट तो जा। पुलिस हेडक्वार्टर यही है साहब। तभी, लाओ साहब जी, तुम्हारा बक्सा मैं उठाकर पहुंचा दूं। 2 रुपए देना। कि तुम कौन हो? गरीब हूं साहब जी, पेट पालने के लिए बोझा उठाने का काम करती हूं। गरीब को 2 पैसे कमाने का मौका दो साहब। नहीं, अपना सामान मैं खुद उठाता हूं। लेकिन ध्रुव यह नहीं देख पाया कि इस बीच एक छोटा सा ट्रांसमीटर उसकी बेल्ट पर बड़ी सफाई से चिपका दिया गया था। जब आग बड़ा आया साहब का बच्चा। ध्रुव कुछ परेशान नजरों से उसे देखता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। घूंघट होने के कारण वह श्वेता का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाया था, और 10 मिनट बाद ध्रुव डिप्टी कमिश्नर पुलिस के सामने बैठा था। बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि अब तक हम राजन साहब का पता नहीं लगा पाए। वे परसों अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही कच्छ के रेगिस्तान में गश्त पर गए थे। कल सुबह तक वे जब वापस नहीं आए तो मैंने उनकी खोज शुरू करवाई। हमें उनके साथ गए 6 जवानों की लाशें और जीप के चीथड़े मिले। कमिश्नर साहब का कोई पता नहीं चला। मैंने तुरंत सारी सीमाएं सील करा दी गई। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी सारी छानबीन यही कहती है कि कमिश्नर साहब जिंदा है और हमारी सीमा के ही अंदर है। जीप के चीथड़े कैसे हुए? किसी विस्फोट से? हाँ, स्मगलरों ने पूरे रेगिस्तान में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। वे हमारे जवानों को जानबूझकर पीछा कराते कराते उन स्थान तक ले जाते हैं और फिर रिमोट कंट्रोल से उन सुरंगों को उड़ा देते हैं। आई सी। वैसे हम सलमेर की सीमा से लगे रेगिस्तान के चित्र समय समय पर हेलीकॉप्टर से खींचते रहते हैं, ताकि किसी भी अप्राकृतिक बदलाव का तुरंत पता लगाया जा सके।
वाह सर, क्या मैं उन चित्रों को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, देखो ये चित्र हमने पिछले एक साल के दौरान अलग अलग समय पर खींचे हैं। ध्रुव एक एक चित्र देखता जा रहा था और उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ये लड़का इन चित्रों को मैं क्या देखकर इतना खुश हो रहा है? रेत, थैंक यू सर। अब आप इजाजत दे तो मैं अपनी छानबीन शुरू करना चाहता हूँ। इजाजत कैसी? स्मगलर के इस खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए तो हम हर मदद का स्वागत करते हैं, और इसके लिए मैं तुमको अपना सबसे काबिल मुखबिर देता हूँ, जो इस पूरे इलाके के हर आदमी को अच्छी तरह से जानता है। कौन है वह सर? वह भीकामल? लेकिन सर ये तो भिखारी है। नहीं ध्रुव, ये इस इलाके का शायद सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है। हीरोइन के नशे ने इसके इकलौते बेटे की जान ले ली, तभी से ये तस्करों का जानी दुश्मन बन गया। इसने इतनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करके खुद को एक भिखारी का रूप धर लिया, और इसी रूप के कारण ये हमारा सबसे कामयाब मुखबिर है। इसको भिखारी समझकर कोई भी तस्कर इस पर शक नहीं करता। अब तक ये लगभग 2 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़वा चुका है। ये तुम्हारी पूरी मदद करेगा, और कुछ भी पता लगते ही हमें तुरंत खबर करना। अपना सूटकेस पुलिस हेडक्वार्टर में ही छोड़कर ध्रुव जब बाहर निकला तो उसके दिमाग में पूरी योजना बन चुकी थी। जीता, वह बाहर आ रहा है। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जिसने अभी मुझसे बातें की थी? हाँ बाबा, मैं वही हूँ। तो मुझे जरा सड़क पार करा दे बेटा। जरूर, आइए बाबा, भीकामल दबी जवान में फुसफुसाया। डिप्टी कमिश्नर साहब के इशारों से ही मैं समझ गया था कि तुम हमारे ही आदमी हो। न जाने क्यों तुमको देखकर लग रहा है कि अब मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूंगा, लेकिन हमको सावधानी से मिलना होगा। हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये लौंडा क्या कर रहा है? भले दिल का लड़का है, भिखारी को सड़क पार करा रहा है। हम पर कौन नजर रखे हुए बताओ तो मैं अभी उनसे कुछ जानकारी उगलवा लूं। तुम्हारे ठीक पीछे एयरलाइंस की बिल्डिंग की छत पर 2 आदमी खड़े हैं, लेकिन मुड़कर मत देखना। एकाएक भिकामिल के चेहरे पर खून निचड़ गया। क्या हुआ? वह सामने हरी कमीज पहने और काला चश्मा लगाए जो आदमी खड़ा है वह कैक्टस है, इस गैंग का सबसे खतरनाक हत्यारा। लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है? मैं देखता हूँ। सड़क पार कराने के लिए धन्यवाद बेटा। ये तो हर अच्छे नागरिक का फर्ज है बाबा। मैं चलता हूँ। ध्रुव तेजी से उस तरफ बढ़ा जहां उसने 2 क्षण पहले कैक्टस को खड़े देखा था, लेकिन इस बीच एयरलाइंस की छत पर घटनाएं तेजी से घटने लगी। ये इधर क्या करने जा रहा है? पता नहीं, लेकिन वह हमारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। कौन हो तुम? कुछ काम है हमसे। चंडिका का अजीब रूप देखकर न जाने क्यों दोनों गुंडे वैसे सिर उठे, पर जवाब नहीं मिला, और फिर जीता और माधव पर कहर टूट पड़ा। लड़ाई फिर से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बस मुझे मत मारना, मुझे पता नहीं कि घूंसे इतनी जोर से भी लगते हैं। अगर तुमने पूछा था इसलिए बता देती हूँ, मेरा नाम चंडिका है, और अगर तुमने पुलिस के सामने अपना अपराध ना कबूला तो मैं तुमको फिर ढूंढ निकालूंगी, और उस बार अपने नाम का मतलब भी समझा दूंगी। दूसरी तरफ ध्रुव भौचक्का था। पूरे 5 मिनट से उस कैक्टस को ढूंढ रहा हूं, अभी तो यहीं पर था, एकदम से न जाने कहां चला गया। फिर जाने दो, अगर इसके चक्कर में वे दोनों भी भाग निकले तो मैं फिर मुड़ते ही ध्रुव की नजरें जिस दृश्य पर पड़ी उसके लिए वे कतई तैयार नहीं था। और फिर इन दोनों की तो हमें बहुत दिनों से तलाश थी, लेकिन हर कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने से डरता था। तुमने इनको कैसे पकड़ा? पर मैंने इनको नहीं पकड़ा सर। अरे फिर किसमें इतनी हिम्मत जो इन गुंडों पर हाथ डाले? हमें एक लड़की ने पकड़ा है साहब, पर हमें छोड़ना मत। हाँ साहब, वरना वह फिर से मिल जाएगी तो आप जो भी पूछेंगे हम बताएंगे। फिर बाद में इनके अनुसार तो इन्होंने अपने बॉस को कभी देखा ही नहीं, उससे ये ट्रांसमीटर पर संपर्क करते हैं। अपने बॉस को ये महाराज कहते हैं। इनका हिस्सा इनको डाक से मिल जाता है। काम की बात सिर्फ यही पता चली कि कमिश्नर राजन अब तक जिंदा है। पापा जिंदा है? वाह। हाँ, लेकिन
वे कैसे और कहाँ हैं ये इनको नहीं पता। खैर, इतना जानना ही बहुत है कि पापा जिंदा हैं, बाकी मैं पता लगा लूंगा। इन दोनों गुंडों ने यह बताया कि इनको किस लड़की ने पकड़ा था। हाँ, कोई अजीब पोशाक और सुनहरे बालों वाली लड़की थी, चंडिका या ऐसा ही कुछ नाम था। चंडिका, तुम उसे जानते हो? हम सिर्फ एक बार मिले हैं सर, जब पशु मानवों से हमारा सामना हुआ था तब। अच्छा, तो ये वह लड़की है, पर वह वास्तव में है कौन, भगवान ही जानता है सर। पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलते समय ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न घूम रहे थे। चंडिका, अजीब बात है, पिछली बार जब मैं मुसीबत में था तो चंडिका पहली बार दिखाई पड़ी थी, और अब पापा मुसीबत में हैं तो ये दोबारा दिखी। आखिर ये चंडिका कौन है? ओह, अपने ख्यालों में डूबा ध्रुव कहाँ जा रहा था ये उसको खुद भी नहीं पता था कि तभी एक झटका लगा। उसने अपने आप को एक गोदाम में गिरा हुआ पाया और एक खतरनाक आवाज गूंजी, चोट तो नहीं लगी बच्चे? कैक्टस, तो तुम मुझे पहले से जानते हो। कैक्टस को कौन नहीं जानता? अगर मैं इस तक तेजी से पहुंच सकूं तो। ध्रुव कैक्टस की तरफ तेजी से लपका ही था, एक गोली उसके माथे से रगड़ खाती हुई निकली। हा 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 हा, बेटे, अगर जरा से भी कलाबाजी दिखाई तो पूरे बदन में इतनी गोलियां घुस जाएंगी कि वजन दुगना हो जाएगा। मुझे वैसे भी किसी को गोली मारने में मजा नहीं आता। लाश मिलने पर पुलिस खामखा ही शक करती है, उसके लिए एसिड से भरा टैंक है, हड्डियां तक गल जाती हैं इसमें। वैसे तुम बोलो, कौन सी मौत मरना पसंद करोगे तुम? अगर ये बंदूकें मुझ पर ना तनी होती तो मैं तुमको तुम्हारी मौत का रास्ता दिखा देता। अच्छा, रहने दो, अगर तुम गुस्सा होते हो तो हम तुमको नहीं मारेंगे। अब हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हमने तुम्हारे बाप का किया है। पापा का? अगर तुमने उनका बाल भी बाका किया कैक्टस, तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ न जाने कहां पर जब कमिश्नर राजन की आंखें खुली। ये होश में आ रहा है युवराज? कहिए कमिश्नर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज आप कई दिनों बाद होश में आए हैं। मैं कहाँ हूँ? आप दोस्तों के बीच में हैं डॉक्टर राजन। डॉक्टर थप्पन, ये डॉक्टर थप्पन है, यही आपका इलाज कर रहे हैं। मरीज से ज्यादा बातें मत करिए, इनके इंजेक्शन का समय हो गया है। कमिश्नर राजन को बदन में सुई घुसने का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि इंजेक्शन लगते ही उनका आधा जगह दिमाग फिर से अंधेरे में डूबने लगा। हा हा हा, शाबाश थप्पन, हीरोइन के ऐसे ही 10 इंजेक्शनों के बाद ये नशे का गुलाम बन जाएगा। नशे का गुलाम यानी हमारा गुलाम, क्योंकि इसको हीरोइन सिर्फ हम ही सप्लाई कर सकते हैं। उधर गोदाम में फंसा ध्रुव भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहा था। हे। अब हम तुझको भी उस नशे के लत बना देंगे जिससे छुटकारा सिर्फ मौत ही दिला सकती है। जहरीली हीरोइन से भरा इंजेक्शन ध्रुव के बाजू तक अब कुछ ही दूर था, और मैं अगर इंच भर भी हिला तो मुझ पर तनी बंदूकें पल भर में मेरा खात्मा कर देंगी। काश इस वक्त मैं किसी की तरह लाइट गुल कर सकता तो तभी कमाल हो गया। ध्रुव के सोते ही बिजली गुल हो गई और सारा गोदाम अंधेरे में डूब गया। यह क्या हो गया? यह इसी लड़के की चाल है। ढूंढ डालो साले को। गोलियों के धमाके से क्षण भर के लिए गोदाम में उजाला हो गया, लेकिन ध्रुव अब अपने स्थान पर नहीं था। कहाँ गया? जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा होगा। रखा, बाहर जाकर देखो, शायद फ्यूज उड़ गया है और तुम सब उसको उड़ाओ, ढूंढो। अगर ध्रुव यहां से जिंदा बचकर निकल गया तो मैं तुम सबकी खाल खिंचवा दूंगा। बाहर पहुंचकर रखा आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यहां तो मेन स्विच ऑफ है। किसने किया ये? मैंने। तुम्हारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए बिजली काटनी पड़ी। अंदर बाकी बदमाशों को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब संभल कर आना रुसुका, वह यहां कहीं पर छिपा हो सकता होगा। और ये धड़ाम की आवाज कैसी? कैक्टस, आओ। ये दूसरा गया। मुझे कौन बुला रहा था? और ये राका अब तक फ्यूज ठीक करके लौटा क्यों नहीं? हल्की सी ठंड के बावजूद कैक्टस जैसे खतरनाक हत्यारे के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी।
क्योंकि वह जानता था कि ध्रुव उसी की तरफ बढ़ रहा है। उसका ख्याल सही था, लेकिन इसी वक्त कोई और ध्रुव की तरफ लपक रहा था। इसका एहसास ध्रुव को ऐन समय पर हुआ। वह तेजी से झुका और एक बदन उसके ऊपर से उड़ता हुआ एसिड भरे टैंक में जा गिरा। तभी बत्तियां जल उठी और एसिड के टैंक में गलता सूखा का शरीर साफ दिखने लगा। ध्रुव भी यह भयानक दृश्य देखकर पल भर के लिए जड़ हो गया था। कैक्टस जैसे सदे हत्यारे को ऐसे ही मौके की तलाश थी। मेरा एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरा दूसरा प्लान तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले मुझको पिछले दरवाजे से बाहर भागना पड़ेगा। कैक्टस बाहर की तरफ भागा और चंडिका से जा उलझा, लेकिन इस वक्त कैक्टस के सिर पर खून सवार था। गोलियों की बौछार से बचने के लिए चंडिका एक तरफ लपकी और जब तक वे संभल पाती, कैक्टस एक घोड़े पर सवार होकर गेट से बाहर निकल चुका था। चंडिका, तुम यहां पर कैसे आई? यह वक्त इन फिजूल सवालों का नहीं है ध्रुव। ओह, तुम्हारे माथे पर तो गोली का घाव है, इससे खून भी बह रहा है। चंडिका ने अपनी एक बेल्ट में से एक प्लास्टर निकाला। ये कम से कम घाव को तो ढक कर रखेगा। धन्यवाद। वैसे तुमने ठीक कहा चंडिका, अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कैक्टस के पीछे जाता हूं, तब तक तुम पुलिस को इस गोदाम के बारे में इन्फॉर्म कर दो। लेकिन तुम कैक्टस को ढूंढोगे कहां? कच्छ के रेगिस्तान में। मुझे पता है वह कहां पर गया है। जब डिप्टी कमिश्नर साहब मुझको रेगिस्तान के सेक्टर M13 के फोटोग्राफ दिखा रहे थे, तो उसमें रेत की एक पहाड़ी पिछले 1 साल से बिल्कुल एक जैसी थी। और ये असंभव है, क्योंकि रेगिस्तान में हवा के बहाव से रेत की पहाड़ियों के आकार बराबर बदलते रहते हैं। इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है कि जब रेत की पहाड़ी पर प्रकृति ने नहीं बल्कि आदमी ने बनाई है, और जाहिर है कि उसका इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह पहाड़ी किसी न किसी रूप में तस्करों का अड्डा है। और अगर मेरा ख्याल सही है तो कैक्टस निश्चित रूप से भागकर यहीं आया होगा। वह रही पहाड़ी, कैक्टस भी यहीं कहीं आसपास कहाँ है। तभी खामोश रेगिस्तान एक गोली की आवाज से गूंज उठा। ये जरूर कैक्टस ही होगा, लेकिन ये मुझ पर सीधा निशाना नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे उन रेगिस्तानी झाड़ियों के झुंड की तरफ धकेलना चाह रहा है। अब मुझको इसका खेल समझ में आ रहा है। और अगले ही पल, हैं, कहाँ चला गया? वह तो इन झाड़ियों की तरफ ही बढ़ रहा था। अगर वह यहां से भी बचकर निकल गया तो महाराज मेरी खाल खिंचवा देंगे। तो अब तुम अपनी खाल खिंचवाने के लिए तैयार हो जाओ कैक्टस। हैं, ये मेरे पीछे कैसे आ गया? हाँ, अब मैं तुमको उन रेगिस्तान झाड़ियों की तरफ ले जाऊंगा कैक्टस, जहां पर तुम मुझे को ले जाना चाहते थे। हैं, हम सही जगह पर आ गए। अब बोलो। हाँ हाँ, बोलना क्या है, तुमने तो मेरा काम खुद ही कर दिया, एकदम ठीक वैसा जैसा मैं चाहता था। इस वक्त तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे एक बारूदी सुरंग बिछी है, और मेरी उंगली के एक इशारे पर वह तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी। कैक्टस की उंगली का दबाव घातक बटन पर बढ़ा और एक कर्णभेदी धमाका हुआ जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ा। यह धमाका कैसा है? और एक घोड़ा भी इधर दौड़ता हुआ आ रहा है, पर यह तो वही घोड़ा है जिससे ध्रुव यहां पर आया था। चंडिका ने तुरंत घोड़े को वापस मोड़ा, और जब 5 मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुंची तो एक आकृति लड़खड़ाती हुई झाड़ियों से दूर जा रही थी। यह तो वही हत्यारा है, कैक्टस। तो क्या ध्रुव? चंडिका के दिल का डर बेबुनियाद नहीं था। पत्तों के बीच में पड़ी लाश का हर अंग जल जाने के बावजूद पोशाक और माथे पर लगा प्लास्टर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह लाश ध्रुव की ही है। चंडिका की आंखों में अब खून के अलावा कुछ और नहीं था। कैक्टस ने अपनी मौत का फरमान अपने हाथों में लिख दिया था, इससे पहले कि हत्यारा अगला कदम रख पाता। सुनो। ओह, लेकिन तभी एक सदा हुआ निशाना घोड़े को माथा भेद गया और चंडिका का शरीर अपना संतुलन खोकर घोड़े के नीचे आप गिरी और उसका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला गया। तभी रेत की पहाड़ी में एक दरवाजा खुला। कैक्टस, जल्दी आओ। एक हाथ में ध्रुव की बेल्ट लिए
कैक्टस तेजी से गुफा की ओर तरफ भागा। शाबाश कैक्टस, तूने आज वह काम कर दिखाया जो दुनिया के अपराधी मिलकर भी नहीं कर पाए। महाराज, तो मुझे इनाम में लाद आओ, संभल कर जग्गा। याद रखना, ये प्राचीन सुरंग है जिससे अकबर के हमले के समय राजा जयमल बचकर भागे थे। यहां पर सांप बिच्छू भी उसी समय से रहते होंगे। ये किस्सा मैं तेरे मुंह से हजारी बार सुन रहा हूं, लेकिन तुम इतने खामोश क्यों हो कैक्टस? अबे अंधे, देखता नहीं कि विस्फोट की लपेटे में आकर इसका मुंह भी जल गया हो, लेकिन बेचारा बोलेगा कैसे? ले, बातों बातों में हम किले तक आ पहुंचे। और ये रहा रंजीत। रंजीत, युवराज कहाँ है? लेबोरेटरी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चंडिका को जब होश आया, तुम चंडिका हो ना? ध्रुव ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन तुम यहां पर कैसे पहुंची? मैंने ध्रुव की बेल्ट में एक माइक्रो ट्रांसमीटर फिट किया था। मैं उसी के सिग्नल का पीछा करते करते यहां तक आ पहुंची थी। लेकिन क्या बेल्ट ध्रुव की? लास्ट पर तो बेल्ट गायब है, देखिए। ओह, कैक्टस जरूर उस बेल्ट को सबूत के तौर पर ले गया होगा कि उसने ध्रुव को मार डाला है। अगर ऐसा है तो हम सिग्नल का पीछा करके ध्रुव के हत्यारों तक पहुंच सकते हैं। यू आर राइट, जल्दी आओ। और किले में युवराज की जय हो। क्या खबर लाए हो कैक्टस? सचमुच समाचार बहुत ही शुभ है युवराज। दुश्मन कुत्ते की मौत मारा गया। इस वक्त तो उसकी मां भी उसका लाश शायद ही पहचान पाए। सच? ध्रुव सच में मारा गया? शाबाश कैक्टस, शाबाश। हम पूरी घटना तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं युवराज। दरअसल जिस विस्फोट में ध्रुव मारा गया, कैक्टस भी उसी विस्फोट की चपेट में आ गया था। विस्फोट से इसका सारा मुंह जल गया है, लेकिन इसके लिए ये बोलने में असमर्थ है। बस तुम्हारे ठीक होने की प्रतीक्षा करेंगे कैक्टस। हम तुम्हारे ठीक होने की प्रतीक्षा करेंगे कैक्टस। जग्गा, अब हमारी लैब में काफी हीरोइन तैयार हो गई है। तुम आज फिर किले से माल लेकर सुरंग के रास्ते से रेगिस्तान जाओगे और फिर रेगिस्तान से सलमेर की तरफ आने की कोशिश करोगे, ताकि पुलिस को यह शक बना रहे कि ये सारी तस्करी सीमा पार से होती है, और हम सलमेर में बैठे बैठे हीरोइन को भारत के कोने कोने में पहुंचाते रहेंगे। हा हा हा। जो आज्ञा युवराज। आओ कैक्टस, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने आज हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर कर दिया, इसलिए हम एक दूसरे कांटे को निकालने का श्रेय भी तुमको ही देंगे। आओ हमारे साथ। सीधरी, देखो वह रहा कांटा, और यह कांटा निकालने का औजार, पोटेशियम साइनाइड से भरा इंजेक्शन। दूसरी तरफ ये सिग्नल उस पुराने किले से आ रहा है सर। असंभव, वहां तो कोई भी नहीं रहता, या रहता है। नाथन, जीप और तेज चलाओ। उधर कमिश्नर राजन की तरफ मौत बढ़ रही थी तो उनका एहसास तक नहीं था। इंजेक्शन की सुई बदन में घुसने ही वाली थी कि तभी युवराज, युवराज, बाहर पुलिस आ गई है। क्या? पुलिस यहां तक कैसे आ गई? जाओ रोको उन्हें, तब तक मैं यहां के सारे सबूत नष्ट कर देता हूं। लेकिन पुलिस फोर्स का अचानक हमला जबरदस्त और तेज था। चंद मिनटों में ही पुलिस ने पूरे किले को अपने कब्जे में ले लिया। प्रयोगशाला, जहां से जहरीली हीरोइन बनकर पूरे देश में पहुंचती है, पूरी पुरानी सुरंग, नशीले पदार्थों का गोदाम, और युवराज, कमिश्नर साहब और कैक्टस, खबरदार हिलने की कोशिश कोई और ना करे। तुम भी नहीं डिप्टी कमिश्नर, इस सीरीज में पोटेशियम साइनाइड भरा है। अगर तुमने कोई हरकत की तो कमिश्नर राजन को जिंदा नहीं पाओगे। और अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मैं यहां से जा रहा हूं। मेरा वफादार सेवक कैक्टस अगले आधे घंटे तक सीरीज लिए यहीं तैनात रहेगा। इस बीच अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस ट्रांसमीटर पर सिग्नल भेज दूंगा और फिर कमिश्नर के बदन में सुई घुस जाएगी। वाह, यानी तुम बचकर निकल जाओगे और बेचारा कैक्टस पकड़ा जाएगा। कैक्टस, ये तुम्हारे साथ धोखा है। हाँ 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 स्वामी भक्त कैक्टस, पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं। लेकिन कैक्टस अब सारी बात समझ गया था। कैक्टस, पागल हो गए हो क्या? बचाओ बचाओ।
मुझे इससे बचाओ, अगर ये इंजेक्शन गलती से भी मुझे लग गया तो। युवराज की गिरफ्तारी होने के साथ ही गैंग के हर सदस्य पुलिस के गिरफ्त में आ गए थे। हमें एहसास है कैक्टस की ध्रुव की हत्या तुमने अपने मालिकों के इशारों पर की थी। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम पर कम से कम सजा मिले। लेकिन ध्रुव की हत्या हुई कब? ध्रुव, तुम जिंदा हो? तो वह लाश किसकी थी? वह कैक्टस की लाश थी। दरअसल जैसे ही उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, मैं अपनी जगह से उछला और मेरा वार कैक्टस की पीठ पर पड़ा। कैक्टस बम के ठीक ऊपर जा गिरा और ठीक उसी वक्त बम फट पड़ा। धमाके का असर मुझ पर ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि बम कैक्टस के शरीर को पूरी तरह से ढका हुआ था। तभी मुझको रूप बदलने का आइडिया आया। मेरी और कैक्टस की कद काठी लगभग एक सी थी, इसलिए मैंने उसको अपने कपड़े पहनाकर उसके कपड़े खुद पहन लिए। चेहरा बुरी तरह से जल जाने के कारण कोई लाश को पहचान नहीं सकता था। हल्के मेकअप का सामान मैं हमेशा अपने बूट और बेल्ट में रखता हूँ। उसी की मदद से मैंने अपना चेहरा कैक्टस जैसा बना लिया। बाकी कसर कालिक और धूल ने पूरी कर दी। अब चलूं उस पहाड़ी की तरफ। चलते चलते मैंने अपने माथे पर का प्लास्टर उतार कर कैक्टस के माथे पर चिपका दिया। ओह, तुम्हारे इस काम ने तो मुझे भी बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन मेरी बेल्ट पर बिना बताए एक ट्रांसमिट लगाकर तुमने भी तो मुझे मूर्ख बनाया था। यह मैंने तब देखा जब मैं अपनी बेल्ट कैक्टस की लाश को पहना रहा था। तब मैं जानबूझकर बेल्ट को अपने साथ लेता आया ताकि इसकी मदद से पुलिस इन लहू के प्यासों के अड्डे तक पहुंच सके। और मैं अब तक यह समझ रहा था कि सारी तस्करी सीमा पार से होती है। वह सब इनकी चाल थी ताकि पुलिस और सुरक्षा बलों का सारा ध्यान सीमा पर ही लगे रहे और ये इस किले से बेरोक-टोक तस्करी कर सकें। इसके लिए ये बीच बीच में ऐसा नाटक भी करते थे मानो ये हीरोइन वाकई सीमा पार से आ रही है। और फिर पुलिस को चकमा देकर ये उसी सुरंग के रास्ते से किले तक जाते थे जिससे मुझे लाया गया है। अरे, ये चंडिका कहाँ चली गई? पता नहीं, अभी तो यही थी। पर एक बात है ध्रुव, हमें यह कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। लेकिन अधूरी। गिरोह का सरदार महाराज अभी भी पुलिस के चुंगल से बाहर है। उसकी चिंता मत करो, वह हम उगलवा लेंगे। जहां हमने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, ये सारे के सारे टपोरियां टैप रिकॉर्डर की तरह चालू हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए। पर कहां? आइए तो। लेकिन पहले हम रास्ते में एक आदमी को यह खुशखबरी देते चलेंगे। किसको भाई? आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? उसके पास। भीकामल? अरे बेटा, तुम इस पोशाक में? हाँ बाबा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आपके बेटे की मौत का बदला ले लिया है। क्या? हाँ बाबा, अब पूरा गैंग हमारे कब्जे में है। पुलिस ने उन सबकी खूब धुनाई की है और उस गिरोह के मुखिया युवराज की तो हमने मार मार कर चमड़ी उधेड़ दी। क्या? हाँ, हमने उसकी उंगलियों के नाखून उखाड़ लिए, चाकू से उसकी खाल काटकर उसमें नमक भर दिया। तब कहीं जाकर ओह, ये तो बेहोश हो गया। हाँ सर, बेचारा अपने बेटे पर काल्पनिक अत्याचारों का वर्णन सुन नहीं पाया। अपने बेटे पर यानी? हाँ सर, ये भीकामल ही महाराज है, युवराज का पिता और इस गैंग का बॉस। फिर बाद में भीकामल ने कबूल कर लिया कि वह ही इसी गिरोह का सरगना है। लेकिन तुमने समझा कैसे भीकामल ही महाराज है? युवराज और भीकामल की शक्लों की समानता ही ये बताने के लिए काफी है कि दोनों पिता पुत्र हैं और युवराज का पिता ही महाराज हो सकता है, यानी गैंग का बॉस। अपनी इसी थ्योरी को परखने के लिए मैं भीकामल के पास गया था और मुझे खुशी है कि मेरा ख्याल सही निकला। अपने बेटे के मरने की झूठी कहानी और अपनी संपत्ति ट्रस्ट को दान करने का नाटक भीकामल ने पुलिस का मुखबिर बनने के लिए रचा था। वक्त वक्त पर अपना ही माल पकड़वा कर यह अपने अच्छे मुखबिर होने का प्रमाण भी देता रहता था। इस तरह से इसको पुलिस कार्रवाई की पूरी सूचना भी पहले से ही मिल जाया करती थी। तुमने वास्तव में कमाल कर दिया ध्रुव। चलो, अब चूंकि इस क्षेत्र में तस्करों का आतंक समाप्त हो गया है, इसलिए अब मैं भी वापस राजनगर जा सकता हूँ।
नए कमिश्नर इस एरिया का चार्ज लेने तक शाम को आ ही रहे हैं। और फिर राजनगर में, अरे आपके सिर पर यह पट्टी क्यों बंधी है? कुछ नहीं, एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब तो घाव भी भर गया है। ओह शुक्र है भगवान का। और तुम्हारे सिर का घाव कैसा है भैया? क्या पूछा? अरे ये मैं क्या कर गई? मेरे सिर का घाव तो बालों से ढका हुआ है और अभी तक मैंने ये किसी को इस घाव के बारे में बताया ही नहीं, फिर इसको कैसे पता? कहीं यही तो चंडिका नहीं? मम्मी बचाओ, चूहा! हा हा हा। अरे इसमें इतना डरने की हंसने की क्या बात है? चूहा बहुत खतरनाक जानवर होता है। अरे मैं तुझ पर नहीं, अपनी सोच पर हंस रहा हूं। मैं भी कितना गधा हूं। ये डरपोक किसी जन्म में बहादुर चंडिका हो ही नहीं सकती। समाप्त। तो गाइस, कैसे लगी आपको कॉमिक्स? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।